नमस्कार साथियों। आज हम एमए हिंदी साहित्य की इकाई 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है जयशंकर प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प। यह केवल एक कवि की भाषा का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह समझने का प्रयास है कि छायावाद ने हिंदी कविता की अभिव्यक्ति को कैसे बदल दिया। प्रसाद ने कविता को केवल वर्णन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अनुभूति, संगीत, प्रतीक और कल्पना का संसार बना दिया। इस अध्याय के अंत तक आप 5 महत्वपूर्ण बातें समझ पाएंगे। पहला, छायावादी काव्य भाषा क्या है। दूसरा, काव्य भाषा और काव्य शिल्प में क्या अंतर है। तीसरा, प्रसाद की भाषा इतनी मधुर और चित्रात्मक क्यों लगती है। चौथा, बिंब, प्रतीक और मिथक कविता में क्या भूमिका निभाते हैं। और पांचवा, प्रसाद के छंद और काव्य रूपों की विशेषता क्या है। यानी आज की कक्षा के बाद आप कामायनी, आंसू और प्रलय की छाया जैसी रचनाओं को अधिक गहराई से समझ सकेंगे। किसी कवि की भाषा अचानक नहीं बनती। प्रसाद को समझने के लिए हमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद तीनों को ध्यान में रखना होगा। द्विवेदी युग की कविता अधिक तथ्यात्मक और इतिवृत्तात्मक थी, जबकि छायावाद ने कविता को अंतरंग अनुभूति की ओर मोड़ दिया। याद रखिए, कवि की भाषा उसकी अनुभूति, व्यक्तित्व और युग चेतना से निर्मित होती है। अब हम छायावाद की आत्मा को समझते हैं। छायावाद की कविता में कवि बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया को व्यक्त करता है। इसलिए यहाँ स्वानुभूति, कल्पना, संगीत, प्रतीक और लाक्षणिकता प्रमुख हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, संध्या केवल शाम नहीं रहती, वह सुंदरी, परी, विरहिणी या रहस्य बन जाती है। जब छायावाद नया नया आया था, तब बहुत लोगों को वह समझ नहीं आया, लेकिन मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले उसकी विशेषता पहचानी। उन्होंने कहा कि छायावादी कवि वस्तुओं को असाधारण दृष्टि से देखते हैं। कविता में संकेत, चित्र और संगीत मिलकर काम करते हैं। इसलिए उनका सूत्र है छायावाद, अर्थात अनुभूति प्लस संकेत और सौंदर्य। अब देखते हैं कि स्वयं प्रसाद छायावाद को कैसे समझते हैं। उनके अनुसार नई अनुभूति को व्यक्त करने के लिए नई भाषा चाहिए। इसलिए उन्होंने ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, प्रतीक विधान और उपचार वक्रता पर बल दिया। सीधी बात यह है कि प्रसाद केवल सूचना नहीं देते, बल्कि अनुभूति जगाते हैं। छायावादी काव्य भाषा के संगठक तत्व। कविता किन तत्वों से बनती है। प्रसाद की काव्य भाषा की 6 स्तंभ है। पहला है बिंब, दूसरा प्रतीक, तीसरा मिथक, चौथा सादृश्य, पांचवा कल्पना और छठा है संगीत। यही तत्व उनकी कविता को साधारण भाषा से अलग बनाते हैं। छायावाद एक काव्य शैली के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मुख्यतः काव्य शैली कहा है, क्योंकि इसमें भाषा चित्रमयी, मधुर और कल्पनाशील हो गई। कविता अब केवल घटना नहीं बताती, बल्कि भाव का वातावरण रचती है। छायावादी काव्य में कल्पना। छायावाद का सबसे शक्तिशाली तत्व है कल्पना। कल्पना ही संध्या को सुंदरी, बादलों को संशय और लज्जा को फूल बना देती है। इसलिए प्रसाद कहते हैं, है कल्पना सुखदान। कल्पना और भाषागत नवीनता।
नई कल्पना नई भाषा पैदा करती है। छायावादी कवियों ने नए शब्द, नए बिंब और नई शैली विकसित की। यही कारण है कि उनकी कविता पढ़ते समय हमें ताजगी और नवीनता महसूस होती है। प्रसाद की काव्य भाषा। प्रसाद की भाषा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी कोमलता और संगीत। वे ऐसे शब्द चुनते हैं जिनमें ध्वनि भी सुंदर हो जाती है और अर्थ भी। उदाहरण: मधुमय, सुरभित, पुलकित, नीरव, माधवी। प्रसाद के काव्य बिंब। बिंब यानी ऐसा शब्द चित्र जो आंखों के सामने दृश्य बना दे। प्रसाद के यहाँ दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद पांचों प्रकार के बिंब मिलते हैं। उदाहरण: रक्त किसलय परले विश्राम। यहाँ मुस्कान को लाल पत्ते पर टिके प्रकाश की तरह दिखाया गया है। अब प्रतीकों को समझिए। कामायनी में मनु केवल व्यक्ति नहीं, समूची मानवता है। श्रद्धा भावना है और इड़ा बुद्धि। यही प्रतीक कविता को गहराई देते हैं। प्रसाद की भाषा में मिथकीयता। मिथकीयता क्या है? मिथकीयता का अर्थ है पौराणिक कथाओं और पात्रों, स्थानों और घटनाओं का साहित्य में इस प्रकार प्रयोग करना कि वे केवल धार्मिक कथा न रह जाए, बल्कि वर्तमान जीवन और मानव मन की समस्याओं का भी प्रतिनिधित्व करे। मनु। मनु पौराणिक कथाओं में मनु मानव जाति के प्रथम पुरुष माने जाते हैं, लेकिन कामायनी में मनु केवल एक व्यक्ति नहीं है, वे संपूर्ण मानव जाति और आधुनिक मनुष्य के प्रतीक है। उनके भीतर भय, अकेलापन, चिंता, संघर्ष, आशा और विकास की इच्छा है। प्रलय। पौराणिक कथा में प्रलय का अर्थ है सृष्टि का विनाश, लेकिन प्रसाद के यहाँ प्रलय केवल जल प्रलय नहीं है, यह मनुष्य के जीवन में आने वाले संकट, निराशा, मानसिक संघर्ष और पुराने मूल्यों के टूटने का प्रतीक है। श्रद्धा। श्रद्धा केवल एक स्त्री पात्र नहीं है, वह प्रेम, करुणा, विश्वास, संवेदना और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। जब मनुष्य केवल बुद्धि के पीछे भागता है, तब श्रद्धा उसे मानवता और संतुलन का मार्ग दिखाती है। ईड़ा। ईड़ा बुद्धि, तर्क, विज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है। प्रसाद यह नहीं कहते कि बुद्धि गलत है, वे बताते हैं कि केवल बुद्धि या केवल भावना दोनों अधूरे हैं। जीवन की पूर्णता श्रद्धा और ईड़ा के संतुलन में है। हिमालय। हिमालय भारतीय संस्कृति में स्थिरता, महानता, पवित्रता और ऊंचे आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। प्रसाद के काव्य में हिमालय केवल एक पर्वत नहीं है, वह मनुष्य के उच्च चरित्र, आत्मबल और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन जाता है। कैलाश। कैलाश भगवान शिव का निवास माना जाता है। प्रसाद के यहाँ कैलाश आध्यात्मिक शांति, तप, आत्मज्ञान और जीवन के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से कहा है, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाए हुए फूल जैसा लग रहा है? यह केवल तुलना, कंपैरिजन नहीं है, बल्कि एक सादृश्य है। साहित्य में जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव की समानता के आधार पर सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति की जाती है, तो उसे सादृश्य विधान कहते हैं। प्रसाद के सादृश्य विधान के प्रकार: पहला है रूप साम्य, अर्थात जब दो वस्तुओं के आकार या रूप में समानता दिखाई जाए। उदाहरण के लिए चंद्रमा को मुख के समान या कमल को आंखों के समान बताना, यह बाहरी रूप की समानता है।
दूसरा है प्रभाव साम्य। यह प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ वे वस्तुओं की नहीं बल्कि उनके प्रभाव की समानता दिखाते हैं। यानी दो अलग अलग चीजें मन पर एक जैसा प्रभाव डालती है। यही उनकी कविता को गहराई प्रदान करता है। तीसरा है गुण साम्य। जब किसी वस्तु के गुणों की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, जैसे किसी व्यक्ति का हृदय फूल की तरह कोमल है, यहाँ कोमलता समान गुण है। चौथा है भाव साम्य। जब किसी भावना की तुलना दूसरी भावना या दृश्य से की जाए, यही छायावादी काव्य की आत्मा है। प्रसाद के यहाँ प्रकृति और मनुष्य के भाव एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। उदाहरण की व्याख्या। अब इस प्रसिद्ध पंक्ति को समझिए। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटा सी कैसी। यहाँ प्रसाद जीवन की कठिन और उलझी हुई समस्याओं की तुलना बड़ी हुई जटाओं अर्थात उलझे हुए बालों से करते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्या सचमुच जटा है। वे केवल यह बता रहे हैं कि जैसी उलझी हुई जटाओं को सुलझाना कठिन होता है, वैसे ही जीवन की समस्याओं को समझना और उसे सुलझाना भी कठिन होता है। यही प्रभाव साम्य का सुंदर उदाहरण है। यह तुलना सुनते ही श्रोता के मन में एक स्पष्ट चित्र बन जाता है। यदि कविता केवल अच्छे शब्दों का समूह होती तो हर व्यक्ति महान कवि बन जाता। फिर जयशंकर प्रसाद की कविता आज भी इतनी प्रभावशाली क्यों है? इसका उत्तर है उनका काव्य शिल्प। जैसे किसी भवन की सुंदरता केवल ईंटों पर नहीं बल्कि उसकी बनावट, डिजाइन और संतुलन पर निर्भर करती है, वैसे ही कविता की सुंदरता केवल भाषा पर नहीं बल्कि उसके काव्य शिल्प पर निर्भर करती है। काव्य शिल्प क्या है? इसका अर्थ है कवि अपनी अनुभूतियों, विचारों, भावनाओं को किस कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। अर्थात कविता की भाषा, शैली, लय, प्रतीक, बिंब, कल्पना और संरचना ये सभी मिलकर उसके काव्य शिल्प का निर्माण करते हैं। जयशंकर प्रसाद का काव्य शिल्प अत्यंत संतुलित, कलात्मक और प्रभावशाली है। प्रसाद के काव्य शिल्प के प्रमुख आधार पहला है भाषा। भाषा उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ होने के बावजूद अत्यंत मधुर, प्रवाहपूर्ण और भावपूर्ण है। वे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो केवल अर्थ ही नहीं बताते बल्कि पाठक के मन में एक दृश्य भी उपस्थित कर देते हैं। इसलिए उनकी भाषा को चित्रात्मक भाषा कहा जाता है। दूसरा है संगीत। प्रसाद की कविता पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई मधुर संगीत सुन रहे हो। उनके शब्दों की लय, ध्वनि और गति कविता को संगीतात्मक बना देती है। तीसरा है शैली। प्रसाद की शैली गंभीर, दार्शनिक, सौंदर्यपूर्ण और भाव प्रधान है। वे सीधे सीधे बात नहीं कहते बल्कि संकेतों, प्रतीकों और लाक्षणिक भाषा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। चौथा है बिंब। प्रसाद शब्दों से चित्र बनाते हैं। उनकी कविता पढ़ते समय प्रकृति, मनुष्य और भावनाओं के सुंदर दृश्य आंखों के सामने उभर आते हैं। प्रतीक। प्रसाद के यहाँ अनेक प्रतीक मिलते हैं, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है। कामायनी में मनु, श्रद्धा, इड़ा, उषा और अग्नि के दूसरे अर्थ भी है। छठा है कल्पना। कल्पना प्रसाद के काव्य शिल्प की आत्मा है। वे
साधारण घटनाओं को भी अपनी कल्पना के माध्यम से असाधारण बना देते हैं। उनकी कल्पना केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन दर्शन और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। क्या एक महान कवि केवल एक ही प्रकार की कविता लिखता है? इसका उत्तर है नहीं। जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कविता के अनेक रूपों में उत्कृष्ट रचनाएं की। उन्होंने गीत भी लिखे, लंबी कविताएं भी लिखी और हिंदी को एक महान महाकाव्य भी दिया। काव्य रूप क्या है? काव्य रूप का अर्थ है कविता की रचना का स्वरूप या शैली। भाव, विषय और उद्देश्य के अनुसार कविता अलग अलग रूपों में लिखी जा सकती है। प्रसाद ने लगभग सभी प्रमुख काव्य रूपों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। गीत गीत वे कविताएं होती हैं जिनमें व्यक्तिगत भावनाएं, प्रेम, प्रकृति, करुणा और सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है प्रबद्ध काव्य। प्रबद्ध काव्य वह काव्य है जिसमें कोई कथा या विचार क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। तीसरा है आख्यानक प्रगीत। यह प्रसाद की एक विशेष शैली है। इसमें कथा अर्थात आख्यान और गीतात्मकता अर्थात प्रगीत दोनों का सुंदर समन्वय होता है। अर्थात कहानी भी चलती रहती है और साथ ही भावनाओं की संगीतात्मक अभिव्यक्ति भी होती है। चौथा है लंबी कविता। प्रसाद ने कई ऐसी कविताएं लिखी जो सामान्य गीतों से बड़ी है लेकिन महाकाव्य नहीं है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है प्रलय की छाया। पांचवा है महाकाव्य। प्रसाद की सबसे महान रचना कामायनी है, जिसे आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। यदि कविता में लय ही न हो तो क्या उसे पढ़ने में वही आनंद आएगा? उत्तर है नहीं। कविता की आत्मा उसके भाव है, लेकिन उसकी धड़कन उसका छंद है। जयशंकर प्रसाद ने परंपरागत छंदों का भी सुंदर प्रयोग किया और आवश्यकता पड़ने पर मुक्त छंद को भी अपनाया। यही कारण है कि उनका काव्य परंपरा और आधुनिकता दोनों का संतुलित उदाहरण बन जाता है। छंद क्या है? छंद कविता की लयबद्ध संरचना है। शब्दों, मात्राओं और वर्णों के निश्चित नियमों के अनुसार कविता की रचना की जाती है। छंद कविता को मधुरता देता है, संगीतात्मकता देता है और उसे यादगार बनाता है। प्रसाद द्वारा प्रयुक्त प्रमुख छंद है। पहला रोला छंद। रोला एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है। इसमें गति और प्रवाह बहुत सुंदर होता है। प्रसाद ने गंभीर तथा वर्णनात्मक प्रसंगों में इसका प्रभावशाली प्रयोग किया। दूसरा है सखी छंद। यह छंद अत्यंत मधुर और कोमल लय वाला है। इसका प्रयोग प्रेम, करुणा और भावुक प्रसंगों में अधिक प्रयुक्त माना जाता है। प्रसाद ने इसका प्रयोग अपनी गीतात्मक रचनाओं में किया। तीसरा है आल्हा छंद। आल्हा छंद में वीरता, उत्साह और ओज का भाव मिलता है। जब कविता में संघर्ष, साहस या राष्ट्रीय चेतना व्यक्त करनी होती है, तब इस छंद का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। चौथा है लावनी छंद। लावनी छंद की विशेषता उसकी तेज गति और संगीतात्मकता है। प्रसाद ने इसका प्रयोग कविता में सहज प्रभाव और लय उत्पन्न करने के लिए किया। पांचवा है फारसी बहर। प्रसाद केवल भारतीय छंदों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने फारसी काव्य परंपरा से भी प्रेरणा लेकर कुछ रचनाओं में बहर का प्रयोग किया। इससे उनकी भाषा और अभिव्यक्ति अधिक समृद्ध हुई। चौथा है मुक्त छंद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात,
प्रसाद ने केवल पारंपरिक छंदों का ही प्रयोग नहीं किया, उन्होंने मुक्त छंद को भी अपनाया। मुक्त छंद ने निश्चित मात्राओं या वर्णों का कठोर बंधन नहीं होता। इससे कवि अपनी अनुभूतियों को अधिक स्वाभाविक और स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। छायावादी कवियों ने आधुनिक संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए मुक्त छंद का विशेष महत्व दिया है। अब तक हमने प्रसाद की भाषा, शिल्प, बिंब, प्रतीक, मिथक और छंद की चर्चा की। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि परीक्षा में किसी कविता का अंश दे दिया जाए तो हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? यही इस स्लाइड का उद्देश्य है। किसी भी कविता का विश्लेषण केवल पढ़कर नहीं, बल्कि कुछ निश्चित आधारों पर किया जाता है। पहला, मूल्यांकन का अर्थ। किसी भी कवि की रचना का मूल्यांकन केवल यह कहना नहीं है कि कविता अच्छी है या नहीं, बल्कि हमें यह देखना होता है कि कवि ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, उसकी शैली कितनी प्रभावशाली है, बिंब और प्रतीक किस प्रकार अर्थ को गहरा बनाते हैं, कल्पना कितनी मौलिक है, कविता पाठक पर कैसा प्रभाव छोड़ती है। यही साहित्यिक मूल्यांकन कहलाता है। अब हम प्रसाद की 3 महत्वपूर्ण रचनाओं को मूल्यांकन की दृष्टि से समझते हैं। पहला है कामायनी, श्रद्धा सर्ग। यह प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना और हिंदी का महान छायावादी महाकाव्य है। मूल्यांकन करते समय ध्यान दें, भाषा अत्यंत संस्कृतिनिष्ठ एवं परिष्कृत है। श्रद्धा मानव जीवन में प्रेम, विश्वास और संवेदना का प्रतीक है। प्रकृति के सुंदर बिंबों का व्यापक प्रयोग हुआ है। अनेक मिथकों को आधुनिक अर्थ प्रदान किया गया है। दूसरा है आंसू। यह केवल व्यक्तिगत विरह की कविता नहीं है। प्रसाद व्यक्तिगत पीड़ा को संपूर्ण मानवता की करुणा में बदल देते हैं। इस रचना में करुण रस की प्रधानता है। अत्यंत मधुर और संगीतात्मक भाषा है। भावों की गहराई पाठक को प्रभावित करती है। अनेक कोमल बिंब और प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा है प्रलय की छाया। यह रचना केवल पौराणिक कथा नहीं है। प्रलय यहाँ जीवन के संकट, संघर्ष और परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। इस कविता में प्रतीकात्मक शैली का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है। मिथकीय तत्वों को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भाषा गंभीर, प्रभावशाली और दार्शनिक है। कविता का मूल्यांकन किन आधारों पर करें? यदि परीक्षा में प्रसाद की कोई कविता दी जाए तो इन 5 बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें। भाषा, भाषा संस्कृतनिष्ठ है या सरल? क्या भाषा मधुर और संगीतात्मक है? क्या शब्द चयन प्रभावशाली है? शिल्प, शिल्प में देखें कविता की रचना शैली कैसी है, छंद या मुक्त छंद का प्रयोग है, लय और संरचना कैसी है। तीसरा है प्रतीक। ध्यान दें क्या सामान्य शब्द किसी गहरे अर्थ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उदाहरण मनु, मानव, श्रद्धा, भावना और ईड़ा बुद्धि। बिंब, कवि ने किन चित्रों का निर्माण किया है। क्या पढ़ते समय दृश्य, ध्वनि, गंध या स्पर्श की अनुभूति होती है? यदि हाँ, तो बिंब विधान सफल माना जाएगा। कल्पना, क्या कवि ने साधारण विषय को असाधारण रूप में प्रस्तुत किया है? क्या उसकी कल्पना मौलिक और प्रभावशाली है? यही छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। अब तक हमने जयशंकर प्रसाद की भाषा, काव्य शिल्प, बिंब, प्रतीक, मिथक, छंद और उनकी प्रमुख कृतियों का अध्ययन किया। आइए पूरे अध्याय के मुख्य बिंदुओं को एक बार संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। पहला, प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। दूसरा, उनकी भाषा चित्रात्मक एवं संगीतात्मक है। बिंब, प्रतीक एवं मिथक का उत्कृष्ट प्रयोग। छंद और मुक्त छंद दोनों में सफलता। कामायनी
छायावादी महाकाव्य का श्रेष्ठ उदाहरण। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद केवल छायावाद के प्रमुख कवि नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के ऐसे महान शिल्पकार हैं जिनकी भाषा, काव्य दृष्टि और कलात्मकता आज भी साहित्य जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। धन्यवाद।